हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के डे 8 की, यानी कि ये हमारी 8th क्लास है। इसमें हम 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हैं, और डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस लेते हैं। यानी कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब तक हमारे 1000 क्वेश्चंस नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज़ हमारी चलेगी। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप इसी चैनल के नाम से मिलेगा। माय कॉमर्स इन्फो से आपको 2 टेलीग्राम मिलेंगे, आप दोनों को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग टाइम से आ जाया करिए, अब तो आप सबको टाइम पता चल गया है, 12 बजे क्लास होती है ये, तो जल्दी से आ जाइए। ओके, करते हैं स्टार्ट। इन अकाउंटिंग, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और उनका फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि ये आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में रखिए, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्या होगा, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। और किसी भी क्वेश्चन को ना लर्न मत करिए, समझिए, क्योंकि अगर वो घुमा फिरा के भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाए। देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व क्यों है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ होता है कि वो प्रॉफिट जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है, तो जब वो इनकॉर्पोरेशन से पहले रिसीव किया गया है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, और ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, तो कि कैपिटल रिजर्व की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। और अगर बाई चांस पूछा जाए कि इस प्रॉफिट को किस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो याद रखिए कैपिटल प्रॉफिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंपल है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ओनर्स इक्विटी स्टैंड्स फॉर। अब ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या है, फिक्स्ड असेट्स में अगर हम फिक्स्ड लाइबिलिटीज माइनस करें, या फिर फिक्स्ड असेट्स में करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स में फिक्स्ड लाइबिलिटीज, या फिर टोटल असेट्स माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, बताइए। आप बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिए। देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी साइड, ये होती है हमारी असेट साइड। यहाँ पर हम असेट्स लिखते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी, ऊपर क्या लिखते हैं, इक्विटी। तो असेट्स में जब हम ये टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है, जब असेट्स में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी इक्विटी निकल कर आ जाएगी। तो इक्विटी का मतलब क्या है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। सिंपल था। अब देखिए, व्हेन द डेट टर्न रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर। बहुत ही सिंपल है। जल्दी से आंसर करिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आप जिस भी ग्रुप में आपके और फ्रेंड्स हैं वहां इसको शेयर कर दीजिए। देखिए कॉमर्स को ना बहुत अच्छे से पढ़िए, कॉमर्स बहुत इजी है, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो आपको कॉमर्स में कभी भी डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले आपको डेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डेट टर्नओवर रेशियो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये क्या है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज क्रेडिट रिसीवेबल्स। अब डीटीआर तो हमें ऑल ऑल पहले से दिया हुआ है 4, तो हमें क्या निकालना है,
एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आपको क्या पता है, ऊपर आप लिखते हैं टोटल मंथ्स, तो टोटल मंथ्स हमारे यहाँ पर कितने दिन होते हैं, 12 मंथ्स, जो कि अंडरस्टूड है सबको। और नीचे क्या लिखते हैं, डेटर या फिर हम डेटर टर्नओवर रेशो, ठीक है, यानी कि DTR। तो अब 12 में 4 का कर दीजिए, सिंपल है, 3 आंसर आ गया, 3 मंथ्स, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है, इन मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बताइए। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, नहीं आता है तो फिर भी आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मैं जो जब हम निकालते हैं तो कंट्रीब्यूशन हमारी हमेशा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंड्स अवेलेबल विद अ कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, या फिर रिटेन्ड अर्निंग। देखिए, आफ्टर पेइंग बात कर रहे हैं, आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड्स। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है रिटेन अर्निंग। अब रिटेन अर्निंग समझ लीजिए, तो रिटेन अर्निंग एक ऐसा सोर्स होता है कंपनी के लिए फाइनेंस को कलेक्ट करने का, हाँ, इंटरनल सोर्स, ठीक है, इंटरनली वो फाइनेंस कलेक्ट कर सकती है। हम इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में इंटरनल फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग या फिर प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट मिले तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। अब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग होगी तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसे होगा, मस्ट बी डिक्लाइनिंग, मस्ट बी अबव एवरेज कॉस्ट, मस्ट बी बिलो एवरेज कॉस्ट, या फिर मस्ट बी राइजिंग। बताइए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब भी हम एवरेज कॉस्ट डिक्लाइनिंग की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा हमेशा एवरेज कॉस्ट के बिलो रहेगा, क्योंकि जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है उसका जो कर्व होता है मार्जिनल कर्व के ऊपर ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा उसके बिलो रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस क्या था, क्यों लाया गया ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजिली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, या फिर टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। थर्ड है हमारा, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। फोर्थ है हमारा, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होगा आंसर, देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए हर जगह बहुत सारे रूल्स हैं, हर जगह हर कंपनी के अकॉर्डिंग, कभी ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी कुछ और फॉलो करे या कोई इंस्टीट्यूशन कुछ और फॉलो करे, तो इस वजह से सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाया गया है जिससे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें क्या रहे, हार्मनी रहे, ठीक है। यानी कि सारे रूल सबके लिए सेम रहे, ये बनाने का इनका मेन पर्पस था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट।
क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारे जितनी भी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स होती हैं वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अ कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? रेशियो बिटवीन कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्स यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, या फिर एक्सेस ऑफ सेटिस्फेक्शन ओवर एक्सपेक्टेशन, पोस्ट परचेज या फिर डिसोनेंस, सॉरी पोस्ट परचेज डिसोनेंस, नन ऑफ द अबव। बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेशियो बिटवीन द कस्टमर परसीव बेनिफिट्स एंड द रिसोर्स यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स, ठीक है। ये हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, जिसमें कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो भी लाभ या लाभ से जो भी प्राप्त हो रहा है उसको वो उपभोग करें, जो भी उनको संसाधन मिले गए हैं उसके बीच में, ठीक है। तो जो भी संसाधन मिले हैं उनका उपभोग और जो भी उन्हें अलग से लाभ मिले हैं उन दोनों के बीच का रेशियो हमारा कस्टमर वैल्यू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म सेल्स अचीवमेंट होता है, अल्पावधि बिक्री उपलब्धि, उसका उपयोग हम किस तरह करते हैं? पर्सनल सेलिंग के द्वारा, एडवर्टाइज करके, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, या फिर पब्लिक रिलेशन से। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेल्स अचीव करना के लिए हम सेल प्रमोट करते हैं अपनी, ठीक है। नेक्स्ट है हु डू बाय मोर, complain less, spread positive word of mouth, ensure a large customer base and repeat business, यानी कि कौन अधिक खरीदता है और शिकायतें जो हैं उसकी कम होती हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव बातें फैलाता है प्रोडक्ट के बारे में, और इससे लार्ज कस्टमर बेस जो है वो हमारा बनता है, और अपने बिजनेस को बार बार रिपीट करता है। सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, डिलाइटेड कस्टमर होता है, इंडस्ट्रियल कस्टमर होता है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा डिलाइटेड कस्टमर, क्योंकि सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंप्लेन लेस थी है। तो सेटिस्फाई की तो कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए, जब मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई हूँ तो कंप्लेन नहीं होगी, ठीक है। तो एक इस पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि सेटिस्फाई कस्टमर नहीं होगा, डिलाइटेड कस्टमर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हु डू बाय मोर, और जो अधिक खरीदता है, लेकिन इंडस्ट्रियल कस्टमर तो ज़्यादा नहीं खरीदेगा, उसने एक बार खरीद लिया और उसकी सालों साल तक के लिए छुट्टी, यानी कि अब वो उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस नहीं करेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल मशीन कोई भी परचेस करते हैं तो एक बार परचेस करते हैं, फिर 10 साल 20 साल तक हम उसको परचेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कस्टमर भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी डिलाइटेड कस्टमर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर impulses which persuade a customer to buy certain products without evaluating the positive and negative value of the same, यानी कि हमें ऐसा बताना है वह कौन सा आवेग है जिसमें ग्राहकों को पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव मूल्य, वो कुछ भी नहीं करता, ना वो पॉजिटिव चीज़ देखता प्रोडक्ट की, ना वो नेगेटिव चीज़ देखता है, बस वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। इमोशनल मोटिव्स कहते हैं, ब्लाइंड मोटिव कहते हैं, इगोइस्टिक कहते हैं, या फिर लॉर्ड ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्यों। देखिए, इमोशनल में क्या होता है, अगर कोई
पर्सन किसी प्रोडक्ट से इमोशनली अटैच है। हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, तो एक ये इमोशनल कनेक्शन है। या फिर हो सकता है उसका कोई आइडियल है, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है इसलिए वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्ट से, या फिर हम शुरू से वही प्रोडक्ट खरीदते आ रहे थे, अब उसमें कोई भी कमी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, कौन से एथिक्स को फॉलो कर रहा है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे। फिर है ब्लाइंड मोटिव। ब्लाइंड मोटिव होता है बस हमने किसी ने कहा और हमने उस पर विश्वास कर लिया। अब उस प्रोडक्ट के बारे में हमने खुद कोई छानबीन नहीं करी, बस किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कह दिया नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसने कहा और हमने मान लिया, ये होता है ब्लाइंड मोटिव्स। या फिर खुद कंपनी ने ही हमसे कहा कि हमारे प्रोडक्ट में ये फैसिलिटी है या फिर ये फीचर्स हैं, और हमने ब्लाइंडली उस पर विश्वास कर लिया। ईगोइस्टिक होता है, हमारा ईगो है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ी कंपनी है और उसका प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बेस्ड है, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा उसके बारे में, वो कंपनी क्या करती है, उसके कंपनी का मोटो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट क्या है, प्राइस कितना है, या फिर अदर जो राइवल कंपनी है वो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में और भी अच्छा दे रही है, मैंने ये कुछ भी नहीं देखा। बस मैंने क्या किया अपने ईगो के अकॉर्डिंग कि हाँ वो यूएस की कंपनी है, मेरा ईगो है, मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है कि हाँ मैं यूएस कंपनी बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करती हूँ, तो ईगो के कारण मैंने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल था तरीके। आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, इकोनॉमिक्स में हम कंजम्पशन प्रोडक्शन इनकी बात करते हैं, डिमांड सप्लाई की बात करते हैं। साइकोलॉजी में हम माइंड की बात करते हैं कि एक कस्टमर किस तरह से सोचता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी के बारे में देखते हैं कि एक सोसाइटी के लिए कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो कंज्यूमर बिहेवियर ओवरऑल हमारा इन तीनों में ही कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड एन करेक्ट स्टेटमेंट। Customer attitudes can be summarized an evaluation of an object. Attitudes are learned. Attitudes are synonymous with behavior. Attitudes है motivational qualities। बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमें इसमें लगता है कि जो कि करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा सी, एटीट्यूड्स आर सिनोनिमस विद बिहेवियर। यानी कि जो हमारा है या हमारा सोचने का तरीका है किसी प्रोडक्ट को लेकर या बिहेवियर है वो हमारा चेंज होता रहता है। कस्टमर का एटीट्यूड सिनोनिमस है, कभी भी चेंज हो सकता है। वैसा नहीं है कि मैं किसी प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ तो हमेशा करती रहूँगी। हो सकता है आगे जाके मेरा उस प्रोडक्ट के लिए मन बदल जाए, या फिर हो सकता है मुझे तो कभी और आगे जाके कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाए। इसलिए मेरा एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, हमेशा मेरा चेंज होता रहता है, सिनोनिमस है, ठीक है। हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर करिए, बहुत पूछा जाता है, आप सबको ही पता होगा। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? अगेन वेरी सिंपल है, डायरेक्ट आंसर करते हैं, A.H. मैस्लो, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज रिलेट्स टू। अब जो इंडक्शन है वो किस में कंसिडर किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन, या फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन। देखिए इंडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज से, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, किंग डिमांड कर्व इज रिलेट्स टू मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ओलिगोपोली, या फिर परफेक्ट कंपटीशन। किंग डिमांड कर्व बहुत पूछा जाता है, अगेन इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिए।
क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। ओलिगोपॉली में किंग डिमांड कब पाया जाता है? और ये समझ लीजिए ओलिगोपॉली क्या होती है। तो देखिए ओलिगोपॉली में क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और इसमें जो एंट्री और एग्जिट होती है वो बैरियर होता है, यानी आपको यहाँ पे एंट्री बहुत मुश्किल, एंट्री का बैरियर है और अगर एंट्री हो जाती है तो आपको एग्जिट करने में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको होमोजीनियस और डिफरेंशियल दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद HRM? बताइए। मिशेल जे जूसियस, डेलियोडरी, एडवोइन बी फ्लिप्पो या फिर केके डेविड? देखिए इसमें से जो केके डेविड हैं वो हमारे HRM से रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट है, मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज एफिशिएंसी रेटिंग, सर्विस रेटिंग, जॉब रेटिंग या फिर एक्सपीरियंस रेटिंग? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा हमारा यहाँ पे सी, जो कि है हमारा जॉब रेटिंग। क्योंकि देखिए मेरिट रेटिंग हम एफिशिएंसी को देखकर करते हैं, सर्विस को देखकर करते हैं और एक्सपीरियंस को, लेकिन जॉब रेटिंग नहीं की जाती मेरिट रेटिंग के अंदर, ठीक है। जॉब रेटिंग में बहुत सारी चीज़ें और कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो एफिशिएंसी हम देखते हैं, उसके बेसिस में मेरिट होती है। सर्विस रेटिंग की, उसकी सर्विस कैसी चल रही है, वो किस तरह से सर्विस कर रहा है, एक्सपीरियंस उसका चेक किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिवली स्लोप्ड या फिर नेगेटिवली स्लोप्ड? बताइए। आपने कॉम्पिटिशन्स पढ़े होंगे, मार्केट के टाइप्स हैं ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, पढ़े होंगे ये सब, इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल। आप इसका कर्व देखिए, इसका कर्व कैसा होता है, ये रहा, ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्यों होता है तो ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल होने का एक कारण ये है कि इसमें सेलर जो होता है प्राइस टेकर होता है, और ये एज्यूम किया, ये सोचा जाता है कि जो भी प्राइस यहाँ पे रिसीव करेगा वो प्राइस, वो एवरी यूनिट जितनी भी सेल करेगा सब पर सेम रहेंगे, क्योंकि क्या है, ये प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। कस्टमर यहाँ पे प्राइस मेकर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? एडिशनल बोनस ऑफ मिनिमम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, परमानेंट जॉब, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग या फिर रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअलिटी? देखिए यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात की जा रही है, तो ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो फाइनेंस की बात की जा रही है, और जबकि हम बात करें नॉन की, नॉन तो हमें परमानेंट जॉब, पार्टिसिपेटरी और इसमें बात करें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मनी की, फाइनेंस की बात नहीं की जा रही है, इसलिए नॉट नॉन फाइनेंशियल कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, HRM डज नॉट इंक्लूड जॉब इवेल्यूएशन, जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल और सेल्स प्रमोशन या फिर जॉब एनरिचमेंट? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर देखिए सी होगा, सेल्स प्रमोशन, क्योंकि ये मार्केटिंग का पार्ट है, HRM का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? बताइए। एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, बेटर मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज या फिर फ्रीडम फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी? नॉट पूछा है, नॉट अ बेनिफिट। क्या होगा? ऑप्शन देखिए, बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेनिफिट पूछा है जो नहीं है।
एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप होती है हमारी, बेटर मैनेजमेंट सरप्राइज भी होता है और फ्रीडम ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी है। लेकिन कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर पे ये लोग नहीं करते, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में ये सिर्फ अपने प्रॉफिट पर फोकस करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इन्हें इकोनॉमिक पावर से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपना प्रॉफिट कमाते हैं और जिस भी कंट्री से आते हैं वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, बस अपना प्रॉफिट से मतलब रखते हैं ये लोग, इसलिए यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ बता दीजिए, हम इवनिंग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं तो टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और जो आपकी इंग्लिश की क्लास है वो 1 बजे होगी, वो सेकंड चैनल पे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर हम 1 बजे अपनी इंग्लिश की क्लास करेंगे और 2 बजे इसी चैनल पे हमारी क्लास होगी जीके की, ठीक है। और 6 बजे होगी इवनिंग की यहीं पर। तो आप सारा शेड्यूल देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा अपनी सारी स्टडी को, जैसे भी आप जहाँ से भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो होप यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।